नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद तो करता हूं सभी साथी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए साथियों, स्टेट ओपन की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए मैं रेगुलर आपको ऑनलाइन क्लासेस उपलब्ध करा रहा हूं। और आज का जो सेशन है, हम आपके सामने चैप्टर नंबर 17 पढ़ने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये चैप्टर नंबर 17 है वयस्क मताधिकार, चुनाव की प्रक्रिया तथा प्रतिनिधित्व की प्रणाली। यानी इस चैप्टर में हम चुनाव की प्रक्रिया को पढ़ेंगे, उन प्रतिनिधित्व की प्रणालियों के बारे में पढ़ेंगे और वयस्क मताधिकार के बारे में जानेंगे। उम्मीद तो करता हूं साथियों, हमने जो पिछला चैप्टर पढ़ा है आपको बहुत अच्छी और भली बातें से समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार आज हम आपके सामने 17वां चैप्टर लेकर आ रहे हैं। तो दोस्तों 17वें चैप्टर के बारे में हम शुरुआत करते हैं और आपको एक एक जानकारी मैं यहां बताता जा रहा हूं। बिल्कुल आप वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। जैसा कि दोस्तों आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, थोड़ा सा देखिए एक बार। सभी साथी कमेंट कर दीजिए, सभी को क्लियर दिख रहा है? हाँ भाई, सभी साथी कमेंट कर दीजिएगा। सभी को क्लियर दिख रहा है क्या भैया? जल्दी से कमेंट कर दो भैया, सभी क्लियर दिख रहा है? थोड़ा सा छोटा कर दो ये देख लीजिए भैया। देखो साथियों, पिछले अध्याय में हम संविधान की प्रस्तावना के संबंध में पढ़ा था। हमने पिछले अध्याय में संविधान की प्रस्तावना के बारे में पढ़ा था और उसमें क्या लिखा था? उसमें लिखा था कि हम भारत के लोग हैं। हम कहां के लोग हैं? हम भारत के लोग हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि सरकार की वास्तविक शक्तियां जनता में निहित होती हैं, जिसे वे अपने मताधिकार के बल पर अपने प्रतिनिधि चुनकर प्राप्त करती हैं। प्रतिनिधियों के माध्यम से जनता द्वारा शासन चलाया जाता है। संविधान की प्रस्तावना में भारत की जनतांत्रिक गणतंत्र कहा गया। यानी संविधान की जो प्रस्तावना है उसको भारत के संविधान के जनतांत्रिक गणतंत्र कहा गया है। संविधान की जो प्रस्तावना है उसको भारत को जनतांत्रिक गणतंत्र भी कहा गया है। आगे लिखा गया, जनतंत्र का अर्थ है जनता अपना शासन स्वयं चलाती है। जनतंत्र का मतलब क्या होता है? जनतंत्र का मतलब होता है कि जनता अपना शासन स्वयं चलाती है। जनतंत्र का मतलब क्या होता है? जनतंत्र का मतलब होता है कि जनता अपना शासन स्वयं चलाती है तथा इसके लिए सरकार गठित करने तथा प्रतिनिधित्वों का चुनाव करने के लिए समय समय पर चुनाव कराए जाते हैं। यह चुनाव एक निष्पक्ष चुनाव तंत्र, जिसे चुनाव आयोग के नाम से जाना जाता है, के द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर कराए जाते हैं। ठीक है साथियों, इस प्रकार जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही सरकार बनाने एवं चलाने के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसका अभिप्राय यह भी होता है कि भारत एक प्रातिनिधिक जनतंत्र है। गणतंत्र के बारे में यह कहा जाता है कि भारत राज्यों का एक संघ है तथा इसका प्रमुख राष्ट्रपति होता है, जो ब्रिटेन के राष्ट्र अध्यक्ष की भांति पैतृक पद नहीं होता है, बल्कि वे जनता के प्रतिनिधित्व के द्वारा चुना जाता है। उम्मीद तो करता हूं साथियों कि जो भी मैंने आपको समझाया है बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। दोस्तों, हमारे संविधान की प्रस्तावना है उसमें कहा गया है कि हम भारत के लोग हैं। इसका मतलब यहां पर यह सीधी सी बात बोला गया है कि भाई, जो हमारी सरकार की सभी जो शक्तियां होती है वो किस में निहित होती है? जनता में निहित होती है। और सरकार की वास्तविक शक्तियां जनता में निहित होती है और जिसे वे अपने मताधिकार के द्वारा सरकार को चलाने में समक्ष होते हैं और सरकार के द्वारा अपने मताधिकार के द्वारा प्रतिनिधित्व का चयन करते हैं और यही प्रतिनिधित्व आगे चलकर सरकार को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संविधान की प्रस्तावना में भारत को जनतांत्रिक गणतंत्र कहा गया है। यानी संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक जनतांत्रिक गणतंत्र कहा गया है। क्यों कहा गया है? इसका रीजन है कि जनतंत्र का अर्थ है जनता अपना शासन स्वयं चलाती है और इसके लिए सरकार गठित करने के लिए बाध्य होती है। प्रतिनिधित्व का चुनाव कराया जाता है, समय समय पर भारत के अंदर चुनाव होता है और जो चुनाव कराने की जो जिम्मेदारी दी जाती है वो चुनाव आयोग को दी जाती है। यानी चुनाव कराने की जो जिम्मेदारी भारत के अंदर होती है, सबसे बड़ी संस्था चुनाव आयोग के पास होती है, जो कि चुनाव कैसे कराती है? ये जो चुनाव कराती है वयस्क मताधिकार के आधार पर कराती है। ये चुनाव कैसे कराती है? ये जो चुनाव कराती है वयस्क मताधिकार के आधार पर कराती है। ठीक है भैया, क्लियर हो चुका है? आगे लिखा गया है कि भारत एक प्रातिनिधिक जनतंत्र है। भारत कौन सा है? भारत एक प्रातिनिधिक जनतंत्र है। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि भारत राज्यों का एक संघ है।
इसका प्रमुख राष्ट्रपति होता है, जो ब्रिटेन के राष्ट्र अध्यक्ष की भांति पैतृक पद नहीं होता। अब ऐसा नहीं होता है कि भारत के अंदर जो राष्ट्रपति बनेगा वह पैतृक पद बनेगा, नहीं भैया, यहां पर भी गुप्त मतदान होते हैं और उसके बाद राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। बिल्कुल, अब हमारा पहला पॉइंट आ रहा है वयस्क मताधिकार का अर्थ और उसका महत्व। यानी हम पढ़ने जा रहे हैं कि वयस्क मताधिकार क्या होता है और उसका प्रमुख अर्थ क्या होता है और उसका प्रमुख महत्व भी क्या होता है। जनता द्वारा वोट डालने तथा अपने प्रतिनिधि को चुनने का अधिकार ही वयस्क मताधिकार कहते हैं। यानी जनता जाकर वोट देती है और अपने प्रतिनिधित्व का चयन जो करती है उसे अपन वयस्क मताधिकार कहते हैं। जैसे आप सभी को पता होगा, हाल ही में राजस्थान के अंदर विधानसभा के चुनाव हुए थे। सभी लोगों ने अपने अपने मत का प्रयोग किया, अपने अपने प्रतिनिधित्व का चयन किया और इस प्रकार एक नई सरकार का निर्माण होता है। जैसे पहले अशोक जी गहलोत की सरकार थी, अभी वर्तमान में भजन लाल जी की सरकार है। तो जनता ने अपने प्रतिनिधित्व को चुना कि सरकार चलाने के लिए बहादुरी किया और इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी अभी राजस्थान के अंदर सरकार चला रही है। ठीक है साथियों, यहां लिखा गया है, आगे लिखा गया, जिसे अंग्रेजी में एडल्ट फ्रेंचाइज कहा जाता है। वयस्क मताधिकार को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? वयस्क मताधिकार को अंग्रेजी में एडल्ट फ्रेंचाइज कहा जाता है, जिसका अर्थ क्या होता है? फ्रेंचाइज शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के फ्रैंक शब्द से हुई है और जिसका अर्थ होता है स्वतंत्र। फ्रैंक का मतलब होता है स्वतंत्र, यानी फ्रेंचाइज जो यहां पर ये वर्ड है, इस शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के फ्रैंक से हुई है, जिसका अर्थ होता है स्वतंत्र। इस तरह मताधिकार का अर्थ स्वतंत्रता पूर्वक अपने प्रतिनिधि का चुनाव करना होता है। यही नहीं, राजनीतिक समानता जनतंत्र का एक मूल सिद्धांत है और इसके लिए यह जरूरी है कि हमें वयस्क मताधिकार को ही अपनाना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। चलिए साथियों आगे चलते हैं। बिल्कुल, आगे लिखा गया साथियों, व्यक्ति के मत को समान महत्व प्रदान किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को उसके किसी भी विशेष समुदाय से संबंधित होने के नाते उसे मताधिकार से वंचित किया जाता है तो उसकी समानता के अधिकार का हनन होगा। दूसरे शब्दों में, जनतंत्र की आत्मा तभी सुरक्षित रह सकती है जब तक कि जनता को बिना किसी भेदभाव के वोट डालने का अधिकार प्राप्त हो। यहां पर बिल्कुल स्पष्ट कहा गया है कि वयस्क मताधिकार का मतलब क्या होता है कि भैया आपको बाध्यकारी नहीं हो सकता कि आप इसी पार्टी को वोट दें। आपको अपने मताधिकार का प्रयोग करना है, केवल आपके अनुसार प्रयोग करना है। आप चाहे तो किसी को वोट कर सकते हो, यह आप पर ही निर्भर करेगा। ठीक है भैया, तो यहां लिखा गया है कि उसके समानता के अधिकार का हनन होगा। कब? दूसरे शब्दों में, जनतंत्र की आत्मा तभी सुरक्षित रह सकती है जब तक कि जनता को बिना किसी भेदभाव, आर्थिक दबाव, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक दबाव के वोट डालने का अधिकार प्राप्त न हो। ठीक है, नागरिकों द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग करने तथा अपनी पसंद की सरकार का चुनाव करने की प्रणाली को चुनाव कहा जाता है। नागरिकों द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग करने तथा अपने पसंद की सरकार के चुनाव चुनने या सरकार को चुनने की हुई अपन क्या कहते हैं साथियों? चुनाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चुनाव। प्रतिनिधियों के चुनाव के संबंध में यह भी विधान है कि संसद तथा विधान मंडलों के प्रतिनिधियों की चुनाव प्रक्रिया एक निश्चित समय तक ही लागू रहती है, जिसके द्वारा जनता की शक्तियों के महत्व और नीतियों का निर्धारण करना महत्वपूर्ण माना जाता है। आप सभी को पता होगा साथियों, लोकसभा के अंदर जब आप वोट करते हैं तो 5 साल के लिए सरकार वैलिड रहती है। इसी प्रकार राज्यसभा के जब वोट होते हैं तो हम लोग उसमें वोट नहीं कर पाते हैं। उनमें केवल लोकसभा और राज्यसभा में बैठने वाले सदस्य जब वोट कर रहे हैं तो वो 6 साल के लिए वैलिड है। वही अगर अपन बात करते हैं साथियों विधानसभा के लिए, तो विधानसभा के लिए जब हम लोग वोट करते हैं तो 5 साल के लिए वैलिड होता है। यानी सरकार 5 साल के लिए टाइम पीरियड के लिए चुनाव का आयोजन कराती है। अब आगे लिखा आ रहा है साथियों, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। देखिए यहां शब्द लिखा गया सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, समझने का प्रयास करना। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ होता है हर वयस्क महिला पुरुष को बिना किसी भेदभाव के वोट डालने का अधिकार प्राप्त करना। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब होता है कि हर वयस्क महिला और पुरुष को बिना किसी भेदभाव के वोट डालने का अधिकार प्राप्त करना। वयस्क का मतलब जिसकी आयु 18 वर्ष हो चुकी है वे वोट कर सकता है।
आगे लिखा गया है, इस प्रणाली के अधीन एक निर्धारित आयु के पश्चात व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार प्राप्त होता है। वयस्क मताधिकार ने धीरे धीरे स्वतः एक सामूहिक कानून का रूप ले लिया है। शुरू में वोट डालने का अधिकार सिर्फ उन्हीं लोगों को प्राप्त था जिनके पास या तो अचल संपत्ति हुआ करती थी, जो सरकार को कर देते थे। कुछ देशों में तो सिर्फ पुरुषों को ही वोट डालने का अधिकार प्राप्त था। इसके विपरीत अब सभी वयस्क व्यक्तियों को संपत्ति, शिक्षा के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव न किए बने ही वोट डालने का अधिकार मिलता है, जिसे मानवीय अधिकार कहा जाता है। काफी समय तक, यहां तक कि विकसित देशों में भी महिलाओं को वोट डालने का अधिकार प्राप्त नहीं था, लेकिन 20वीं सदी के दूसरे दशक तक किसी भी देश में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को लागू नहीं किया जा सका था। आगे चलते हैं साथियों। सबसे पहले जर्मनी के अंदर, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले जर्मनी में 1919 में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को लागू किया गया। यानी क्वेश्चन यहां से भी आ सकता है कि सबसे पहले वयस्क मताधिकार को कहां पर लागू किया गया था? तो सबसे पहले वयस्क मताधिकार को जर्मनी में लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 1919 में लागू किया गया था। 1918 में ब्रिटेन में कुछ सीमित महिलाओं को मताधिकार प्रयोग किया। धीरे धीरे 21 वर्ष के ऊपर की सभी महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया था। 1936 में सोवियत संघ ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को मूल सिद्धांत में लागू किया, किंतु आश्चर्य की बात यह है कि लगातार उदारता और बराबरी के नारे लगाने वाले फ्रांस 1945 तक अपने नागरिकों के लिए वयस्क मताधिकार के सिद्धांत का हमेशा विरोध करता रहा। स्विट्जरलैंड जैसे प्रत्यक्ष जनतंत्र वाले देश में भी महिलाओं को वोट डालने का अधिकार 1979 तक गतिरोध बना रहा था। यानी स्विट्जरलैंड के अंदर की अगर अपन बात करते हैं तो 1979 के बाद महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया गया था। भारत में 1950 में जब संविधान लागू किया गया था तब वयस्क मताधिकार को अपनाया गया था। यानी हमारा भारत वो देश था जिसने संविधान को जब लिखा था भीमराव अंबेडकर जी ने, तो यहां पर एक परिभाषा दे दी कि वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी हमारे भारत में पुरुष और महिलाओं को वोट डालने का अधिकार होगा। ठीक है भैया, आगे चलते हैं। मताधिकार की आयु, अलग अलग देशों में वोट डालने की जो आयु होती है वो निर्धारित की गई है, वो अलग अलग होती है। जापान में 25 वर्ष से ऊपर का व्यक्ति ही वोट डाल सकता है, जबकि नॉर्वे में 23 वर्ष से ऊपर का व्यक्ति ही वोट डाल सकता है। लेकिन ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका, सोवियत संघ 18 वर्ष की आयु निर्धारित करते ही वोट डाल सकते हैं। हमारे भारत की बात करते हैं तो हमारे भारत में भी न्यूनतम आयु जो वोट डालने की है वो 18 वर्ष निर्धारित कर रखी है। यानी भारत के अंदर चाहे पुरुष हो या महिला हो, अगर उसकी आयु न्यूनतम 18 वर्ष है तो वो वोट कर सकते हैं। भारत के अंदर अगर वोट डालते हैं तो व्यक्ति के पास निम्नलिखित आयु होनी चाहिए। वे भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 18 वर्ष होना चाहिए, वे मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, वे व्यक्ति जिसे न्यायालय द्वारा दंडित न किया जा सके वही व्यक्ति वोट डाल सकता है। तो उम्मीद तो करता हूं साथियों इस चैप्टर का 17 चैप्टर का पार्ट नंबर 1 आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक जरूर शेयर कर दीजिएगा।